बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से लेक्चर नंबर 38 शुरू कर रहे हैं हम, और इसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक शुरू किया था नर्वस कोऑर्डिनेशन का, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के सिलसिले का अब ये दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से उनको कवर करेंगे। पीएमसी सिलेबस के मुताबिक हम कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अब हम नर्वस सिस्टम को डिटेल के साथ देखेंगे। नर्वस सिस्टम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उनके फर्दर जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को हम कवर करेंगे। साथ साथ हम उससे रिलेटेड जो और एस्पेक्ट्स उनको कवर करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप देखिए कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है। लेकिन इससे भी पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम एक सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम है। सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम एक्चुअली एनिमल किंगडम के अंदर दो किस्म के नर्वस सिस्टम्स पाए जाते हैं। वन ऑफ देम आर इज नोन एज डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं होता, और इस तरह का नर्वस सिस्टम आपको लोअर एनिमल्स के अंदर मिलेगा, जैसे सिलेंट्रेट्स वगैरह में या फिर पॉरीफेरेंस के अंदर, जहां पर एक डिफ्यूज नेटवर्क होगा न्यूरॉन का विच इज कॉल्ड प्लेक्सस। लेकिन वो प्लेक्सस भी सिर्फ सुपरफिशियल प्लेक्सस होता है, कोई डीपर प्लेक्सस बॉडी के अंदर एम्बेडेड नहीं होता, और ना ही कोई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम में। बट इन द सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम देयर इज अ डेफिनेट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। हालांकि सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है और फिर ये थ्रू आउट द एनिमल किंगडम चलता है। लेकिन जैसे जैसे अब हायर एनिमल्स में देखेंगे तो ये ज्यादा एडवांस होता जाएगा। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी एक बहुत ही एडवांस टाइप के नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल नर्वस सिस्टम है। सो इसकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से कि प्राइमरली आप इसको दो डिविजन्स में क्लासिफाई करेंगे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रहे कि ये नर्वस सिस्टम की डिविजन्स हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि हमारे बॉडी के अंदर दो किस्म के नर्वस सिस्टम है, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। एक्चुअली दीज आर द डिविजन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम जैसे मैंने बताया ये सेंट्रलाइज्ड टाइप का नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रलाइज्ड टाइप ये टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होगी टर्म, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ दिस ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्क ये होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर फैला हुआ है, जो कि डिफरेंट रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको ट्रांसमिट करते हैं, और उसके बाद फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होने वाले ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मुख्तलिफ इफेक्टर्स तक ये पहुंचाता है। तो ये काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। बट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रिसेप्टर एंड द इफेक्टर, यानी जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलाई रिसीव होगी वो एनालाइज होगी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 3 स्टेप्स पढ़े थे नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रोल होगा, और उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, ये दरअसल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल होगा। और फिर जो तीसरा स्टेप होता है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्स, ये अगेन फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अकाउंट में इसको लिखा जाएगा। तो 3 स्टेप्स में जो सेंट्रल स्टेप है उसके अंदर मेनली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर आप देख रहे हैं 2 डिविजन्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। ब्रेन विच इज सपोज टू बी हायर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर एंड द स्पाइनल कॉर्ड विच इज सपोज टू बी लोअर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। दोनों कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हैं, लेकिन दोनों के रोल्स में थोड़ा सा फर्क है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के ब्रीफ फंक्शंस को यहाँ पे एनलिस्ट किया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट
सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ज्यादातर जो कम्युनिकेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ब्रेन के साथ होगी वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड होगी। हालांकि कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ब्रेन के साथ होती है, क्योंकि कुछ नर्व्स ब्रेन से डायरेक्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जा रही होती हैं और वापस आ रही होती हैं। तो ये कहना गलत होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑलवेज लिंक विद ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ये इस तरह से एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं हो सकती ये बात, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व सिस्टम ऑलवेज ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस देखे, उनके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व, उसका ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। लेकिन ब्रेन ये हायर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। इट परफॉर्म्स सेवरल अदर टास्क, जैसे इट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी पाथवेज से आ रही होती है वो अल्टीमेटली यहाँ पर आकर रिसीव होगी, इंटरप्रेट होगी। इसके साथ साथ इट ऑल्सो इनिशिएट्स रिस्पॉन्सेज, या फिर इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है, और थॉट्स जनरेट करता है, इमोशंस डेवलप करता है। सो ऑल दीज फंक्शंस आर लिंक्ड विद द ब्रेन। अभी हम एक्सप्लोर करते हैं कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के साथ ये फंक्शन कहाँ पे एसोसिएटेड है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर। जबकि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एसोसिएटिव और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ये सेंसरी पाथवे का हिस्सा है। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द सीएनएस, यानी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सीएनएस में कंडक्ट करना सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होगा। लेकिन सीएनएस से वापस इंफॉर्मेशन जब इफेक्टर्स की आने जाएगी तो फिर मोटर न्यूरॉन्स उसको इफेक्टर्स तक पहुंचाएंगे। मींस दे कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स व्हिच आर द इफेक्टर्स। अच्छा, ये जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आगे फर्दर मोटर पाथवे स्टैब्लिश हो रहा है, इसके फर्दर दो हिस्से हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसके जरिए मुख्तलिफ किस्म की वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाएगा, और जहाँ पर भी बॉडी के अंदर कोई ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर डिवाइड होता है दो डिविजन्स में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर हम रेस्ट की हालत में हो तो ऐसी सूरत में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है, बॉडी की जो वियर एंड टीयर एक्टिविटीज़ हैं उनको अकॉम्प्लिश करता है। जबकि इमरजेंसी स्टेट में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट टू अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक डिवीजन उस वक्त एक्टिवेट हो जाती है। सो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज उठाए जाते हैं, तो इस वजह से आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बगौर देखना है, इस पूरे फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से ज़हनशीन करना है, और किस हिस्से में कौन सी डिवीजन इंक्लूड होती है वो आपको बिल्कुल पता हो। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे ये शेयर करता हूँ कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन है, ये इससे कंपोज हो रही हैं। या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन्स। तो ये दो सब डिवीजन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की होंगी। इस तरह के सवाल यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से रिव्यू कर लें जी। उसके बाद अब ब्रेन से स्टार्ट लेते हैं हम ये नर्वस सिस्टम को फर्दर डिस्कस करना। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन में आप ये देखिए कि हमारे ब्रेन को ख़ास किस्म की प्रोटेक्शन हासिल है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट है हमारी बॉडी का, और इस पार्ट को ग्रेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर प्रोटेक्शन से वाबस्ता हैं। एक तो यहाँ पर हमारे स्केलेटन का एक हिस्सा ब्रेन की प्रोटेक्शन से कंसर्न है। स्केलेटन का जो पार्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम के ज़रिए प्रोटेक्शन हो रही है। क्रेनियम के साथ साथ दूसरा जो कंपोनेंट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ब्रेन को, वो है मेनिंजेस, विच इज़ अ ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स। मेनिंजेस
तो मेनिंजेस के जरिए भी प्रोटेक्शन हासिल हो रही होती है। एंड द थर्ड कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, ये भी ब्रेन की प्रोटेक्शन से कंसर्न है। ब्रेन की प्रोटेक्शन में स्केलेटन का जो पार्ट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। बाज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो एक ऑप्शन अगर स्केलेटन हो, दूसरा क्रेनियम हो, तीसरा स्कल हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे कि कौन प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है, स्कल या क्रेनियम या फिर स्केलेटन। तो ऐसी सूरत में आपको प्रेफरेंस देनी होगी क्रेनियम को। इफ क्रेनियम ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फिर आप स्कल को इंपॉर्टेंस देंगे, उसको आप पिक करेंगे, और स्कल भी ना हो तो फिर आप स्केलेटन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस में से इस तरह से आपने प्रेफरेंस देनी है। तो क्रेनियम, इसमें आप देखिए ये क्रेनियम की जो हार्ड कोटिंग है क्रेनियम की दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। और उसके बाद फिर आप देखें ये बोन ऑफ द स्कल, पेरियोस्टियम भी इसी बोन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंड टुगेदर दीज टू कॉन्स्टिट्यूट द क्रेनियल स्ट्रक्चर। अच्छा, क्रेनियल बोन्स आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट में उसके नाम्स भी याद किए थे, उसमें क्रेनियल बोन्स के अंदर पैराइटल, टेम्पोरल। तो बात यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। लिहाजा क्रेनियम की जितनी भी बोन्स हैं वो भी सब इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, उनको भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो ये पेरियोस्टियल लेयर और ये पेरियोस्टियल लेयर, ये दोनों आउटर मोस्ट लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट से मतलब है कि जो भी क्रेनियम बोन है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो भी पेरियोस्टियम है, और इसी तरह से जो उसकी इनर कवरिंग होगी वो भी पेरियोस्टियम है, और दरमियान में जो बोन प्रेजेंट है वो असल में एंडोस्टियम रीजन है। तो ये आपको यहाँ पर क्रेनियल बोन के जरिए प्रोटेक्शन नजर आ रही है। इसके बाहर स्किन है स्कैल्प की जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगरचे किसी हद तक स्किन को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं दैट इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन, बट मेन प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द क्रेनियम। उसके बाद फिर आप देखिए मेनिंजेस विच इज अ ट्रिपल लेयर कॉम्प्लेक्स, उसमें एक लेयर कहलाती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, इसमें ड्यूरा मैटर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो क्रेनियम की पेरियोस्टियल लेयर है इसके साथ साथ मेनिंजल लेयर, ये दोनों कलेक्टिवली ड्यूरा मैटर कहलाती हैं। यानी ड्यूरा मैटर मेनिंजेस में आउटर मोस्ट लेयर भी कहलाती है, और इसके साथ साथ ये मेनिंजेस की सबसे हार्ड कवरिंग भी कहलाती है, यानी इट इज एडजेसेंट टू द क्रेनियम। उसके इनर साइड पर आप आ जाएं फर्दर तो एरेक्नॉइड मैटर आपको मिलेगी, दिस इज द मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेयर। ड्यूरा मैटर उसको आउटर लेयर ऑफ द मेनिंजेस कहा जाएगा, लेकिन ये मिडल लेयर कहलाएगी, दिस इज आउटर लेयर, और जबकि एरेक्नॉइड मैटर इज द मिडल लेयर। और फिर इनर मोस्ट इज द पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, इन दो के दरमियान में इस जगह पर आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलेगा। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द एरेक्नॉइड मैटर एंड द पाया मैटर, इस जगह पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह आप देखिए कि ये तीनों चीजें प्रोटेक्शन से कंसर्न है। उसके बाद आप अंदर ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर व्यू करें तो ये लेटरल व्यू में आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया। सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का फोर ब्रेन होगा विच इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्रेन, और सबसे छोटा पार्ट ब्रेन का मिड ब्रेन कहलाता है विच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन, और सबसे लोअर पार्ट ब्रेन का हाइंड ब्रेन कहलाएगा। सही, तो ये आपको लेटरल व्यू दिखाया। लेटरल व्यू में आप अगर फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स देखें तो फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स में आपको ये सेरिब्रम ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज सेरिब्रम ये दो हाफ्स पर मुश्तमिल होता है जिसको लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। अभी आपको वो कनेक्शन पॉइंट आउट करते हैं ओवरव्यू से, बट साइड व्यू में वो कनेक्शन आपको इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस कैलोसम नजर आ रहा है। सो ये कॉर्पस कैलोसम तक ऊपर ये सारा सेरिब्रम पार्ट है। सेरिब्रम के नीचे यहां पर आपको ये एक कैविटी नजर आ रही है विच इज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो ब्रेन के अंदर एक्चुअली टोटल 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, ये वेंट्रिकल कहलाती है लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल्स एक्चुअली 2 हैं,
उनमें से एक को फर्स्ट वेंट्रिकल और दूसरे को सेकंड वेंट्रिकल भी कहा जाता है, और सम टाइम दे आर कॉल्ड एज लेटरल वेंट्रिकल्स। तो ये टोटल 2 हैं। उसके बाद फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ। तो इनकी लोकेशन को जरूर जहन में रखना है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स also known as lateral ventricles, they are present between the limbic system and the cerebrum। आप नोट करें कि ये देखिए, ये ऊपर सेरिब्रम है और सेरिब्रम का ये आपने पार्ट देखा कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रम, ये कॉर्पस कैलोसम भी सेरिब्रम का ही पार्ट है। इस कॉर्पस कैलोसम से नीचे और जो लिम्बिक सिस्टम आपको ये ब्लू लाइन के अंदर आउटलाइन करके दिखाया हुआ है, ये लिम्बिक सिस्टम है। इन दोनों के दरमियान ये कैविटी बन रही है, दैट इज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल, एंड दीज आर एक्चुअली 2 वेंट्रिकल्स, देयरफॉर इट इज दे आर कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स। तो इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन को आपने याद रखना है। फिर देखो थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड द थैलेमस। फोर ब्रेन में दूसरा पार्ट होगा, ये सेरिब्रम पहला पार्ट था, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, इसके अंदर फर्दर 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। लिम्बिक सिस्टम का वेंट्रल पोर्शन हाइपोथैलेमस कहलाता है, मिड पार्ट इसका हिप्पोकैम्पस कहलाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है या डॉर्सल साइड ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ अमिगडेला या अमिगडेली, बिकॉज देयर आर 2 अमिगडेली। फ्रंट साइड पर या एंटीरियर साइड पर ये एक सिंगल है हाइपोथैलेमस, लेकिन उसके बाद पीछे जाकर इसकी फिर ये 2 डिविजन्स हो जाती हैं, बाइफर्केशन हो जाती हैं, एंड देयर आर 2 अमिगडेली। तो ये पूरा पोर्शन लिम्बिक सिस्टम कहलाएगा। तो लिम्बिक सिस्टम के बाद फिर जो तीसरा हिस्सा इसका फोर ब्रेन का होगा, द थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन एज द थैलेमस। थैलेमस ये नीचे। तो अब आप देखिए कि ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, वेयर इज द थर्ड वेंट्रिकल? इट इज एक्चुअली लोकेटेड बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड द थैलेमस। तो ये आप थैलेमस देख रहे हैं, दिस इज थैलेमस, और ये ऊपर लिम्बिक सिस्टम, एंड बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस देयर इज थर्ड वेंट्रिकल। तो आपने ये थर्ड वेंट्रिकल की लोकेशन को भी अच्छी तरह से याद रख लेना है। अच्छा, फिर एक और होती है फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर मौजूद है? ये तो मैंने आपको पार्ट्स पॉइंट आउट किए हैं फोर ब्रेन के। अब बीच में ये मिड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन एक छोटा सा पोर्शन है, और उसके बाद फिर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आप देखिए पोन्स के साथ साथ मेड्यूला, और मेड्यूला के पीछे आपको ये सेरिबेलम नजर आ रहा है। So fourth ventricle is actually located between the cerebellum and the pons। तो आपने इसकी लोकेशन को भी याद कर लेना कि between cerebellum and the pons the fourth ventricle is located। तो ये लोकेशन इन चारों वेंट्रिकल्स की अच्छी तरह याद रखें। ये बड़े फेमस एमसीक्यूज हैं कि हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन। तो देयर आर टोटल 4 वेंट्रिकल्स। हाउ मेनी लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन? तो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट, और इनकी ये लोकेशंस आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। तो यहाँ से आने वाले एमसीक्यूज इंशाल्लाह आप सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, तो हमने इसमें आपको सारे जो पार्ट्स थे वो पॉइंट आउट कर दिए कि ब्रेन में कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं। अब आइए ज़रा सेरिब्रम से फर्दर आगे इसको डिस्कस करते हैं। सेरिब्रम, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये दरमियान में से इस तरह से डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। ये एक डीप पार्टीशन या डीप क्लीवेज आपको नजर आएगी बिटवीन द 2 हाफ्स। दिस इज कॉल्ड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर। फिशर जो होता है ना, वो एक डीप ग्रूव होता है जिसके जरिए नीचे तक कोई पार्ट कटा हुआ होता है, तो ये डीप फिशर है। और जबकि अगर कोई पार्ट उसमें कोई छोटी सी क्लीवेज, कोई छोटी सी आपको इस तरह से ग्रूव नजर आ रहा हो, तो उसको सल्कस कहा जाता है। तो ये ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे ये यहाँ पर सल्काएं हैं। आप देख रहे हैं ये ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है ये बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड मींस यूं फोल्डेड है, तो इसके फोल्ड्स के दरमियान आपको ये छोटे छोटे से ग्रूव्स बने हुए नजर आ रहे हैं। सो एक्चुअली दीज ग्रूव्स आर द सल्काए। सिंगुलर वर्ड होता है सल्कस और प्लूरल है सल्काए। तो ये बहुत सारी सल्काए आपको नजर आ रहे हैं, बट देयर इज अ डीप ग्रूव नोन एज द फिशर which is the medial longitudinal fissure, जिसके जरिए cerebrum 2 halves में divide हो रहा है। But these 2 halves are not completely divided. These 2 halves are connected with each other by means of a band of axon fibers, and this band of axon fiber is known as corpus callosum, by which the 2 halves of the cerebrum are connected with each other. अच्छा, ये जो 2 halves हैं, these are called lateral
सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, इनको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में आपको 4 लोब्स नजर आएंगी, 4 लोब्स अकॉर्डिंग टू द क्रेनियल बोन्स। जो क्रेनियल बोन्स होते हैं उनके साथ करस्पॉन्डिंग ये लोब्स होती हैं, जैसे फ्रंटल लोब जो फ्रंटल बोन के नीचे मौजूद है, पैराइटल लोब पैराइटल बोन के नीचे मौजूद है, टेम्पोरल लोब ये टेम्पोरल बोन के पीछे मौजूद है, और इसी तरह से ऑसिपिटल लोब इट इज सिचुएटेड बिलो द ऑसिपिटल बोन ऑफ द क्रेनियम। तो ये जैसे क्रेनियम की 4 आपने बोन्स पढ़ी होंगी, इन चारों बोन्स के साथ करस्पॉन्डिंग ये लोब्स होती हैं। ये लोब्स किस हिस्से की हैं? सेरिब्रम की हैं, ठीक है, या ये लोब्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर की हैं। जैसे आपने ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये लोब्स देखी हैं, सिमिलरली जो दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा उसमें भी यही चारों तरह की लोब्स प्रेजेंट होंगी, यानी दीज लोब्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ये अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा राइट को कंट्रोल करेगा, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। लेकिन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जो आपको मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल एरियाज देखने को नजर आ रहे हैं। फंक्शनल एरियाज से मतलब है कि मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशंस हैं इस सेरिब्रम के अंदर, यानी डिफरेंट साइट्स मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तस हुई हैं, उन साइट्स को फंक्शनल एरियाज कहा जाता है। ईच फंक्शनल एरिया इन दीज लोब्स सच एज अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये स्पीच, स्मेल, सो हर एक के लिए स्पेसिफिक एरिया, एंड दीज एरियाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट लोब्स। तो जो एरिया एक लोब में एक तरफ मौजूद है तो अपोजिट साइड की भी उसी लोब में वो एरिया मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर आपको जैसे टेस्ट ये इस जगह पर नजर आ रहा है टेस्ट का एरिया, तो टेस्ट का एरिया दूसरी तरफ भी इसी जगह पर मौजूद होगा। अच्छा, तो अब देखो ये जो फंक्शनल एरियाज हैं they further consist of 3 regions. Each functional area consists of 3 regions. One of them is known as sensory region that receives the information through the sensory pathway. उसके adjacent उसी functional area के अंदर एक और region होगा that is called associative region. It is involved in the interpretation or analysis of the received information. और फिर उसी के adjacent एक और region होगा इसी functional area का that is called motor region that develops commands, that develops impulses for the effectors. यानी यूं समझ लें कि ये जो फंक्शनल एरियाज हैं मुख्तलिफ कामों को सरंजाम देने के लिए ये फंक्शनल एरियाज मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स हैं, और ईच हेडक्वार्टर फर्दर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑफिसेज। तो उसमें एक ऑफिस में जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिसीव हो रही है, दूसरे ऑफिस में एनालिसिस हो रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन थी, और फिर एक और ऑफिस है जहां से डिसीजन हो रहे हैं कि अब इस स्टिमुलस को इस तरह रिस्पॉन्ड किया जाए और इस स्टिमुलस को इस तरह रिस्पॉन्ड किया है, और वो आगे इम्प्लीमेंट होती है इंफॉर्मेशन थ्रू द मोटर। देखो ये जो डिसीजन होता है ना, डिसीजन के विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स शुड बी कैरिड आउट, ये एसोसिएटिव रीजन करेगा, बट मोटर रीजन यहां से उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाएगा, यानी उसको इंपल्स की फॉर्म में आगे सेंड करेगा टू द पर्टिकुलर इफेक्टर सो दैट रिस्पॉन्स हैज बीन डेवलप्ड। तो ये मुख्तलिफ जो सेरिब्रम के एरियाज थे दे आर इन्वॉल्व इन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। सेरिब्रम के फंक्शंस में ओवरऑल अगर हम फर्दर इंक्लूड करें तो सेरिब्रम रिसीव्स एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, ये ओवरऑल अगर हम इनके फंक्शंस को लिस्ट करें, जनरेट सिग्नल्स फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, स्टोर मेमोरीज, मेमोरीज भी यहाँ पर स्टोर होती हैं, ये स्टोर हाउस है, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द dreams, judgment, reasoning and intelligence. So this is very much important part of the brain, cerebrum. Okay, cerebrum के बाद दूसरा जो part है फोर ब्रेन का, that is called limbic system. जैसे मैंने बताया था कि limbic system actually consists of 3 parts. Hypothalamus which is present at its ventral side, ये इसकी ventral side पर मौजूद है, ventral side, ठीक है, और जबकि दूसरा पार्ट इसका हिप्पोकैम्पस है, ये सेंटर में मौजूद है, सेंटर, और तीसरा पार्ट अमेगडेली, प्लूरल वर्ड है अमेगडेली क्योंकि ये 2 होते हैं, और अमेगडेला सिंगुलर वर्ड है, एंड इट इज प्रेजेंट टू द डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल साइड पर मौजूद होगा। बाज़ औक़ात ये
नंबर ऑफ पार्ट्स भी पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली 2, बट हाउ मेनी हाइपोथैलेमस आर प्रेजेंट इन द बॉडी, तो वो एक ही होगा, बट हाउ मेनी अमिगडाला आर प्रेजेंट, वो 2 हो जाएंगे, हिप्पोकैम्पस भी एक है। सो इस तरह से जितने भी पार्ट्स आप पढ़ रहे हैं तो उनका नंबर भी आप एनालाइज करते जाएं कि वो 1 है या 2 है, कितने हैं। अच्छा, तो लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान में अभी हमने डिस्कस किया कि एक बल्कि 2 वेंट्रिकल्स होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, जिनको लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहा जाता है। इनकी पोजीशन को आपने याद रखना है। हाइपोथैलेमस जो कि लिम्बिक सिस्टम का वेंट्रल पार्ट है, हाइपोथैलेमस ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बिकॉज इट इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन बट आल्सो इन्वॉल्व इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट इज आल्सो सपोज टू बी अ लिंक बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों के दरमियान एक लिंक भी इसको सपोज किया जाता है। हाइपोथैलेमस इज पार्टिसिपेट्स इन केमिकल कोऑर्डिनेशन बाय सिक्रीटिंग द हार्मोन्स। इसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये जितने भी अब पार्ट्स हम देख रहे हैं उनके फंक्शंस आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा, लेकिन आपने इन फंक्शंस को अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि यहां से अक्सर जो सवालात उभरते हैं उनमें ये पूछा जा रहा होता है कि दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय विच पार्ट, या जैसे फ्ला पार्ट परफॉर्म्स विच फंक्शन। तो इस तरह के सवालात यहाँ से अक्सर बनते होते हैं, इसलिए ये जितने भी फंक्शन हैं डिफरेंट पार्ट्स के उनको थॉरोली कवर करें। हिप्पोकैम्पस, इट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ द मेमोरीज। जैसे सेरिब्रम भी मेमोरीज में स्टोर इन्वॉल्व होता है, मेमोरी स्टोरेज में, और ये भी मेमोरी स्टोरेज में इन्वॉल्व है। लेकिन फर्क क्या है कि सेरिब्रम जो रोजमर्रा की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर रहा होता है, और उनमें से कई एक इंफॉर्मेशन हमें डेली बेसिस पे भूलती जाती है, बट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिब्रम हैज बीन रीच टू द हिप्पोकैम्पस, और वो मेमोरीज ऐसी होंगी जो फिर प्रिजर्व हो जाएंगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। सो इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज। जैसे इस वक्त आप मेरी बातें सुन रहे हैं और सारी बातें आपको जाहिर याद नहीं रहेंगी, लेकिन इनमें से वो बात जो आपकी हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाएगी वो फिर आपको याद रहेगी। ठीक है, तो दुआ करें कि ये एंट्री टेस्ट तक आपको ये सारी बातें हिप्पोकैम्पस में आपके आ जाएं और जब आपका टेस्ट हो तो वो आप रिकॉल कर सकें। अमिगडाला मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्टीरियर या डॉर्सल साइड ऑफ द हिप्पोकैम्पस, वहां पर ये पेयर ऑफ आलमंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं अमिगडाला। दे कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे फियर, रेज, लव या हैप्पीनेस, ये एंग्री मूड। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स और इमोशंस एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द अमिगडाला। थैलेमस ये फोर ब्रेन का सबसे लोअर पोर्शन है। थैलेमस ये जस्ट लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, या इसको रिले सेंटर भी कहा जाता है। जैसे किसी जगह पर कोई एक काउंटर बना होता है तो बाहर से कोई भी चीज़ आ रही होती है, पहले उस काउंटर पर जमा होती है और उसके बाद उस काउंटर से आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है कि फलां रूम में भेज दें, फलां रूम में भेज दें। तो इस तरह से ये थैलेमस का रोल है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन के बाहर से आएगी वो सबसे पहले फोर ब्रेन में थैलेमस रिसीव करेगा, और थैलेमस फिर उसको आगे चैनलाइज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। So it receives information and transmit it to different parts of the forebrain. Okay, ये इसका specific role है, यानी it act as a relay center. अच्छा, मिड ब्रेन ये ह्यूमन ब्रेन का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। इसका जो मेजर एरिया है मिड ब्रेन का उसे कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। दिस रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑल्सो एक्ट एज अ रिले सेंटर ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, स्पेशली फ्रॉम द ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे। ऑडिटरी पाथवे का मतलब है हमारे कानों से जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर पहुँचती है, और इसी तरह से हमारी आँखों से इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचती है, और उन इंफॉर्मेशंस को ये एनालाइज करते हैं और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशंस आगे सेरिब्रम तक जाती हैं और बाकी रह जाती हैं। तो जो इंफॉर्मेशन इनमें से सेरिब्रम तक पहुंचेंगी वो अपनी परसेप्शन शो करेंगी। मसलन हम एक ही वक्त में बहुत सारी आवाज़ें सुन रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक आवाज़ हमें सही समझ में आती है और वो असल में ऊपर सेरिब्रम में ऑडिटरी एरिया तक पहुंच पाती है विद द हेल्प ऑफ दिस मिड ब्रेन। अदरवाइज बाकी जो यूजलेस इंफॉर्मेशन हैं ऑडिटरी पाथवे की, उसको ये डिस्कार्ड कर देगा।
और सेम इज ट्रू फॉर द विजुअल पाथवे। हम एक ही वक्त में जब एक चीज को देख रहे होंगे तो साइड से और बहुत सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ से होकर हमारे इस हिस्से में पहुंच रही होती है, लेकिन आप देखिए कि एक वक्त में किसी एक चीज पर ही आप फोकस कर पाते हैं और बाकी चीजें आपके फोकस में नहीं आ रही होती हैं, वो धुंधली धुंधली नजर आती हैं। तो एक्चुअली ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है जो इस तरह से सिलेक्शन कर रहा है या स्क्रीनिंग कर रहा है इन सेंसरी इंफॉर्मेशन की। तो ये किस्म का रिले सेंटर या स्क्रीन सेंटर है फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। It further consists of three parts: cerebellum, pons and the medulla oblongata. जैसे cerebellum अभी हमने देखा था वो लार्जेस्ट पार्ट था ह्यूमन ब्रेन का, एंड द cerebellum इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और ये बिलो द ऑसिपिटल लोब प्रेजेंट होगा पिछले हिस्से में, यानी डॉर्सल साइड पर ये मौजूद है। आपने ये जितने भी पार्ट्स डिस्कस किए हैं इनकी डायमेंशन जरूर याद रखनी है कि कौन सा पार्ट डॉर्सल साइड पर मौजूद है, कौन सा वेंट्रल, कौन सा लेटरल। तो इस तरह के सवालात अक्सर एनाटॉमी वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। तो ये आपने एनाटॉमी की जो टर्म्स हैं उसके लिहाज से इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है ताकि आप इजीली ऐसे सवालात को टैकल कर सकें। तो सेरिबेलम के अगर आप रोल्स देखें, इट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ लर्निंग ऑफ द स्किल्स। देखो ये भी मेमोरी स्टोरेज सेंटर है। असल में 3 मेमोरी स्टोरेज सेंटर हैं, सेरिब्रम और फिर जो हिप्पोकैम्पस आपने देखा एंड देन द सेरिबेलम। बट सेरिबेलम इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ द मेमोरीज ऑफ स्किल्स, डिफरेंट टाइप की स्किल्स। जैसे हम कोई राइटिंग लिखते हैं, कोई पेन चलाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई साइकिल चलाते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। इनकी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम के अंदर स्टोर होगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स होते हैं कि हाउ डू वी हैव टू बिहेव, तो वो बिहेवियर की इंफॉर्मेशंस भी सेरिबेलम स्टोर करता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए सेरिबेलम खास तौर पर पहचाना जाता है वो है दैट इट कंट्रोल्स द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यानी हम अगर सीधे खड़े हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम, अदरवाइज हम अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकेंगे 2 टांगों के ऊपर और गिर जाएंगे। ठीक है, इवन हम समटाइम एक सिंगल टांग के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं। और बाज़ लोग जो ज़्यादा थोड़े से अपने सेरिबेलम को एडवांस कर लेते हैं, इसको इम्प्रूव कर लेते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, तो आप देखें उल्टे होकर हाथों के ऊपर भी खड़े होने की सलाहियत रख लेते हैं, और इसी तरह से रस्से के ऊपर चलने की भी उनके अंदर सलाहियत आ जाती है। सो ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। अच्छा, पोन्स ये ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है, रेट ऑफ हार्ट बीट के ऊपर ये इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द पीरियड बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द स्लीप वेक साइकिल, यानी ये जो रोजाना सोने जागने की रूटीन है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। बट आफ्टर स्लीपिंग एंड बिफोर वेकफुलनेस जो ट्रांजिशनल पीरियड होगा कि कितनी देर तक आपने सोना है, दैट इज एक्चुअली डिटर्मिन्ड बाय द पोन्स। और उसके बाद फिर मेडुला ऑब्लंगेटा जो सबसे लोअर पार्ट है, इट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग, इसके साथ साथ हार्ट बीट के ऊपर भी ये इन्फ्लुएंस करता है। तो ये आपने सारे फंक्शंस इन तमाम पार्ट्स से रेलेवेंट याद रखने हैं। यहां पर देखो एक और भी टर्म आप याद रखें, ब्रेन स्टेम की एक टर्म यूज की जाती है। दिस टर्म इज यूज फॉर द मेडुला, पोन्स एज वेल एज द मिड ब्रेन। ये सारे पार्ट्स जो एक लाइन में आ रहे हैं और इनके ऊपर बाकी ऊपर जो 4 ब्रेन है सिचुएटेड है। सो दीज पार्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम। तो बाजू का दिन के ऊपर भी एमसीक्यू बना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंक्लूडेड इन द ब्रेन स्टेम, या विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो आप इस ब्रेन स्टेम वाली टर्म को भी अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लें। अच्छा, इस हवाले से अब देखिए जो अब तक हमने चीज़ें डिस्कस की उसमें द पोन्स ऑफ द ब्रेन प्रोसेस विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, तो ये तो हमने मिड ब्रेन से रेलेवेंट ये रोल देखा था। कंटेन्स रिले एंड प्रोसेसिंग सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये भी उसी मिड ब्रेन से रिलेटेड था। कनेक्ट्स द सेरिबेलम टू द ब्रेन स्टेम। यस, पोन्स के बारे में ये बात कही जा सकती है, ठीक है, कि ये सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर अभी मैंने ब्रेन स्टेम का आपको ये एक्सप्लेन किया, तो ब्रेन स्टेम के साथ
सेरिबेलम को कनेक्ट करने का काम ये पोन्स का हो सकता है। तो ये इसके बारे में बात दुरुस्त थी। अच्छा, द ह्यूमन फोर ब्रेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द, तो अभी तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, कौन सा था? थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट, तो यहां पर सेरिब्रम इंक्लूड होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस के अभी मैंने रोल्स आपको पॉइंट आउट किए। सो लिंक्स, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हमने यहां पर नॉट चूज करना है, ठीक है? तो ये तो इसके बारे में ट्रू है हाइपोथैलेमस के बारे में। रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, ये भी दुरुस्त है। सर्व एज अ सेंटर फॉर लैंग्वेज एंड मेमोरी, नो, hypothalamus does not involve in this activity. Actually this is the role of the cerebrum, otherwise produces anti-diuretic hormone, yaqinan anti-diuretic hormone, it is produced by the hypothalamus and then it is stored in the posterior lobe of pituitary. पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ये कभी भी एडीएच को प्रोड्यूस नहीं करता, बट वो सीक्रीट करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एडीएच ये हाइपोथैलेमस का रोल है, सही है? तो ये इस तरह से जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, विच इज नॉट प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, वो क्या होगा? दैट इट सर्व एज अ सेंटर फॉर लैंग्वेज एंड द मेमोरी। Another question is that limbic system of the forebrain of man consists of hypothalamus, hippocampus and, तो तीसरा हिस्सा मैंने कौन सा इसमें बताया था? अमिगडेला, ठीक है? ये थैलेमस ये वैसे ही अलग पार्ट है फोर ब्रेन का, सेरिब्रम ये भी एक अलग पार्ट है, मेनिंजेस तो ये ब्रेन का पार्ट नहीं बल्कि उसके बाहर कवरिंग है, सही है? तो इस तरह से अमिगडेला यहां पर राइट आंसर बनेगा जी। प्लेजर सेंटर एंड द पनिशमेंट सेंटर ऑफ द ब्रेन आर लोकेटेड इन द, तो प्लेजर एंड पनिशमेंट सेंटर कहां पर मौजूद हैं? तो ये देखिए, जैसे सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम बोथ एंड बी या नाइदर ए एंड बी। एक्चुअली प्लेजर और पनिशमेंट का ताल्लुक ये लिम्बिक सिस्टम के साथ है। पनिशमेंट से मतलब यहाँ पर जैसे कुछ एहसास होता है किसी गलत काम का, तो ये भी एक किस्म की पनिशमेंट होती है कि आपको किसी चीज़ का एहसास शदीद तर हो जाए, या फिर इसी तरह से आप किसी चीज़ से खुशी महसूस करें। सो जितने ये इमोशंस होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द अमिगडेला एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। देयरफॉर आप लिम्बिक सिस्टम यहाँ पे पिक करेंगे। यहां पर हो सकता है कि बास बच्चे सोचें कि ये चूंकि अमिगडेला का रोल है एंड अमिगडेला इज नॉट गिवन हियर, तो यहां पर नाइदर ए नॉर बी को पिक करना चाहिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आप याद रखिए कि अमिगडेला इज द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, इस वजह से आप यहां लिम्बिक सिस्टम को प्रेफरेंस दें। अच्छा, एन इंपल्स पासिंग फ्रॉम द सेरिब्रम टू द सेरिबेलम, सेरिब्रम से सेरिबेलम में अगर कोई इंपल्स जाती है, वुड नेसेसरीली पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप देखिए कि सेरिब्रम का सेरिबेलम के साथ जो कनेक्शन बनेगा वो किसके थ्रू होगा? पोन्स के थ्रू वो लाजमी जाएगी, या मेडुला के जरिए? मेडुला तो नीचे था ना, स्पाइनल कॉर्ड भी और नीचे आ जाता है। ऑल ऑफ द अबव होना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली अगर सेरिब्रम से सेरिबेलम तक जाए तो पोन्स, चूंकि हाइंड ब्रेन के साथ ये या ब्रेन स्टेम के साथ सेरिबेलम को पोन्स कनेक्ट करता है, देयरफॉर द पोन्स मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है जी। तो उसके बाद अब ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हायर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर था और उसके बाद लोअर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। स्पाइनल कॉर्ड विच इज आल्सो नोन एज नर्व कॉर्ड, बेसिकली तो ये नर्व कॉर्ड है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड? सो दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द स्पाइन। स्पाइन वर्ड आप याद करें, हमने सपोर्टेड मूवमेंट में इस चीज का जिक्र किया था कि स्पाइन वर्ड इज यूज फॉर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो नोन एज स्पाइन, और इसी मुनासबत से ये नर्व कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम से गुजर रही है या उसके जरिए प्रोटेक्ट हो रही है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली ये मेडुला ऑब्लंगेटा से ओरिजिनेट होगी ब्रेन के साथ। ये कौन से हिस्से के साथ कनेक्टेड है? मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ। एंड पासेस ये हमारे इधर स्कल के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है नोन एज फोरामेन मैग्नम। पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम, ये इस तरह से फोरामेन मैग्नम से गुजर कर ये दाखिल हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और वहां पर फिर ये वर्टिब्रल कॉलम में
ये एक्सटेंड होती है अप टू द लेवल ऑफ फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा. लंबर वर्टिब्री आर द वर्टिब्री ऑफ द एब्डोमिनल रीजन. तो लंबर वर्टिब्री को नेम किया जाता है L1, L2, L3. तो L1 और L2 पर जाकर ये ख़त्म होती है, इस हद तक ये एक्सटेंडेड है. अच्छा, इसमें से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर डिफरेंट नर्व्स ओरिजिनेट होंगी विच आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड भी चूंकि एक बहुत ही डेलिकेट पार्ट है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, इस वजह से इसकी भी प्रोटेक्शन हमारी बॉडी के ऊपर फर्ज है. और इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी ऑलमोस्ट उसी तरह का बंदोबस्त किया हुआ है जैसा कि आपने ब्रेन के केस में देखा था. यानी यहां पर भी स्केलेटन का एक हिस्सा प्रोटेक्शन को इंश्योर कर रहा है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम. यहां पर भी मेनिंजेस प्रेजेंट होगी. बात बच्चे ये समझ होते हैं शायद मेनिंजेस सिर्फ ब्रेन के गिर्द है, बट मेनिंजेस इज ऑल्सो present around the spinal cord, and here also cerebrospinal fluid is present. अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड का अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो स्पाइनल कॉर्ड में आपको ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन के अंदर स्ट्रक्चर नजर आएगा कि ये ओवल शेप में आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाई देगी. लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी आपको इस तरह दो हाफ्स दिखाई देंगे जो कि सिमेट्रिकल हाफ्स होंगे, बट दीज टू हाफ्स आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड. इन हाफ्स को डिवाइड करने में डॉर्सल साइड पर, दिस इज द डॉर्सल साइड, ठीक है, ये डॉर्सल साइड है. तो डॉर्सल साइड पर एक सेंटर के अंदर एक छोटा सा सल्कस होता है. सल्कस मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया था कि ये लेस डीप ग्रूव होगा. सो दिस लेस डीप ग्रूव एट द डॉर्सल साइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, जिससे ये डॉर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड टू हाफ्स में डिवाइड हो रही होती है. एंड सिमिलरली फ्रॉम द वेंट्रल साइड देयर इज अनदर डीप ग्रूव इज प्रेजेंट. दिस डीप ग्रूव इज कॉल्ड इंटीरियर मीडियन फिशर. तो इस डीप ग्रूव के जरिए भी वेंट्रल साइड से टू हाफ्स में डिवाइड हो रही है. अच्छा, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जब इसको हम दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो इन दोनों हाफ्स के अंदर आपको दो रीजन्स मिलेंगे. इसका पेरिफेरल रीजन आपको व्हाइट मैटर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और जबकि ग्रे मैटर ये सेंटर में एच शेप या बटरफ्लाई शेप बनाए हुए दिखाई दे रहा है. याद रखो कि जो ब्रेन हमने पढ़ा था उसके अंदर ग्रे मैटर वो पेरिफेरी में होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है. यहां पर ग्रे मैटर अंदर है और व्हाइट मैटर पेरिफेरी के अंदर मौजूद है. तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में थोड़ा फर्क है, और आपको ये यकीनन याद होना चाहिए कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में फर्क क्या है. हमने पिछले लेक्चर में ये जिक्र किया था कि जहां पर भी माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं वो व्हाइट मैटर, और अदर देन दैट जहां सेल बॉडीज या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स होंगे वो दरअसल ग्रे मैटर होगा. तो इसमें व्हाइट मैटर के अंदर डॉर्सल साइड पर जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है उसको डॉर्सल कॉलम कहा जाएगा, ठीक है. एक लेफ्ट डॉर्सल कॉलम और एक राइट डॉर्सल कॉलम. इसी तरह से ये लेटरल साइड पर लेटरल कॉलम है, एक लेफ्ट लेटरल कॉलम और एक राइट लेटरल कॉलम. इसी तरह से वेंट्रल साइड पर भी कॉलम बना हुआ है, एक लेफ्ट वेंट्रल कॉलम और एक राइट वेंट्रल कॉलम, ठीक है. तो ये कॉलम्स किस केस से होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द व्हाइट मैटर. लेकिन जो आप ग्रे मैटर देख रहे हैं, द ग्रे मैटर, उसके अंदर आपको हॉर्न्स बने हुए नजर आएंगे. यानी ग्रे मैटर के अंदर जो प्रोजेक्शंस होंगी, मिसाल के तौर पर जैसे ये वेंट्रल साइड पर आपको जो प्रोजेक्शन बनी हुई दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वेंट्रल हॉर्न, ये इसको कहते हैं डॉर्सल हॉर्न. आप देख रहे हैं वेंट्रल हॉर्न से भी नर्व अराइज हो रही है, और ये जो डॉर्सल हॉर्न है ये नर्व को रिसीव कर रहा है. डॉर्सल हॉर्न नर्व रिसीव करता है क्योंकि यहां पर नर्व लीड कर रही है, नर्व इस तरफ को आ रही है. तो डॉर्सल साइड पर दरअसल अफरेंट पाथवे, अफरेंट यानी अफरेंट का मतलब क्या होता है कि वो पाथवे जहां पर इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आए, तो ये डॉर्सल साइड पर अफरेंट पाथवे. जबकि वेंट्रल साइड पर इफरेंट पाथवे, यहां से नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं. लेकिन आगे चलकर ये दोनों नर्व्स आपस में बेशक कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि नर्व्स एंटर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम विच साइड? फ्रॉम द डॉर्सल साइड. बट नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम विच साइड? वेंट्रल साइड. ओके, और बाद में फिर ये दोनों मिक्स हो जाती हैं. तो ये इस तरह से आप पार्ट्स देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के. सेंटर से ग्रे मैटर भी आपस में कनेक्टेड है, और व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कनेक्टेड विथ ईच अदर फ्रॉम द सेंटर. बट देयर इज अ सेंट्रल हॉलो कैनाल इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. इसको सेंट्रल कैनाल कहा जाता है, विच इज फिल्ड बाय द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड.
अच्छा, इसमें अब आप देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। तो इसमें स्पाइनल नर्व्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड टाइप की नर्व्स हैं, ये सारी की सारी मिक्स्ड टाइप की नर्व्स हैं। हालांकि इन नर्व्स के दो रूट्स होंगे, स्पाइनल कॉर्ड के करीब पहुंचकर ये दो रूट्स बनेंगे इन नर्व्स के। वन ऑफ देम इज कॉल्ड सेंसरी रूट एंड अदर इज मोटर रूट। बट ये दोनों सेंसरी और मोटर ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आपस में कंबाइन करके ये मिक्स नर्व बना लेंगे। सही, तो जितने भी ये स्पाइनल नर्व्स हैं ऑल ऑफ देम आर मिक्स नर्व्स। अभी हम इन नर्व्स के मुतालिक आगे एक और जगह पे बात करते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ फंक्शंस। सो स्पाइनल कॉर्ड not only act as a link between peripheral nervous system and the brain। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन ब्रेन में थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, लेकिन सम टाइम कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होती है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, तो स्पेशली जो हमारे लोअर बॉडी रीजन के रिफ्लेक्सेस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब आइए जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाहर अब जितना भी पार्ट है वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और इसके अंदर ये दो किस्म के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। इन दोनों से मिलकर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड है। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसमें सिर्फ एसोसिएटिव न्यूरॉन थे। अच्छा, ये आप देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर, जो न्यूरॉन्स हैं ये दो तरह से अरेंज्ड हैं। दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लिया। नर्व और गैंग्लिया के दरमियान हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफरेंशिएट किया था कि जो बंडल्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स होंगे surrounded by the connective tissue they are called nerves, whereas a collection of neuron cell bodies are called the ganglia। तो यहां पर आपको ये नर्व्स की डिफरेंट टाइप्स को याद रखना होगा। बेस्ड अपॉन ओरिजिन नर्व्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू क्रेनियल नर्व्स या सेरिब्रल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये दो तरह की नर्व्स हैं, क्रेनियल या सेरिब्रल और दूसरी स्पाइनल नर्व्स। और बेस्ड अपॉन द फंक्शन आप नर्व्स को क्लासिफाई करेंगे एज सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड द मिक्स नर्व। अब फर्क क्या है? देखो, जो क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम एंड लीड टू द ब्रेन, यानी ब्रेन से निकलेंगी ब्रेन में वापस जाएंगी। दीज आर कॉल्ड क्रेनियल और सेरिब्रल नर्व्स एंड सच टाइप ऑफ नर्व्स आर 12 इन पेयर्स। यानी ये टोटल कितनी होंगी? 24। इनका नंबर अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अगर ऑप्शंस के अंदर पेयर वर्ड गिवन है तो फिर आपने पेयर की फॉर्म में इसको सोचना है। अगर पेयर वर्ड गिवन नहीं है, खाली नंबर लिखा हुआ है, तो आपने फिर 12 की बजाय 24 को पिक करना है। सिमिलरली द स्पाइनल नर्व्स ये 31 पेयर्स में यानी टोटल 62 हैं। अच्छा, ये जो मैंने फंक्शन के लिहाज से क्लासिफिकेशन की, तो सेंसरी नर्व इनमें वो होंगी जो रिसेप्टर से सीएनएस में कंडक्शन करेंगी, मोटर जो सीएनएस से इफेक्टर में। बट द मिक्स नर्व्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों नर्व्स का कॉम्बिनेशन है। यहां पर एक बात जो जहन नशीन करने वाली है कि आमतौर पर हम जब न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 न्यूरॉन्स बनाते हैं, सेंसरी, मोटर एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट न्यूरॉन। और जब नर्व्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें सेंसरी, मोटर, बट थर्ड जो क्लास बनेगी उसको एसोसिएटिव नर्व या फिर इंटरमीडिएट नर्व नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मिक्स नर्व। कीप इन योर माइंड। और जो न्यूरॉन में तीसरी टाइप है उसको मिक्स न्यूरॉन नहीं कहा जाता, उसे एसोसिएटिव न्यूरॉन कहा जाता है। सो ये जरा केयरफुल रहिएगा, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होती है। अच्छा, अब ये जो हमने नर्व्स पढ़ी क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स, तो फंक्शन के लिहाज से ये किस तरह की नर्व्स हैं? याद रखो, जो क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स हैं इसमें तीनों किस्म की नर्व्स हैं। मिसाल के तौर पर जो टोटल 12 पेयर्स हैं उनमें सेंसरी नेचर के जो पेयर्स हैं वो 1, 2 एंड 8 हैं। मोटर नेचर के जो पेयर्स हैं वो 3, 4, 6 एंड 11, 12, जबकि मिक्स्ड आर 5, 7, 9 एंड 10। तो ये आपने क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस याद रखने के इनमें कौन सी क्रेनियल नर्व्स कौन से नेचर से बिलोंग करती हैं। बट ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व, इनमें कोई फर्दर इस तरह से डिवीजन नहीं होगी कि फंक्शन के लिहाज से ये स्पाइनल नर्व फ्ला टाइप की है और ये फ्ला टाइप की है। ये सारी की सारी मिक्स नर्व है। सही। अच्छा, तो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें सेंसरी और मोटर दो
पाथवेज इंक्लूड होते हैं। सेंसरी पाथवे के अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स इंक्लूडेड हैं और इसका काम जस्ट रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को सीएनएस में पहुंचा देना है, और उसके बाद फिर सीएनएस से जब इंफॉर्मेशन वापस बैक होगी तो ये मोटर पाथवे स्टैब्लिश होगा। यानी इस सेंसरी पाथवे को हम दूसरा क्या नाम देते होते हैं, अभी मैं बार बार इस तरह की टर्म यूज कर चुका हूं, इसे कहेंगे अफरेंट या एफरेंट। सो दिस इज एक्चुअली अफरेंट पाथवे, और जबकि मोटर पाथवे इज एक्चुअली एन इफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे। ओके, अच्छा, तो मोटर न्यूरॉन से आगे जब ये जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो दो डिविजन्स यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती हैं। इनमें से वो तमाम इम्पल्सेस जो किसी वॉलंटरी एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी वो तमाम कलेक्टिवली एक डिवीजन फॉर्म करेंगी जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। और इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डेफिनेटली कुछ नर्व्स के जरिए ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंपोज्ड है। दिस मस्ट बी इंक्लूड सम स्पाइनल एज वेल एज क्रेनियल नर्व्स। और इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मौजूद नर्व्स का रोल क्या होगा? दीज नर्व्स control voluntary activities such as the movement of the skeletal muscles या the movement of the limbs, या फिर हम ये जो बोल रहे हैं तो मुसलसल हमारा फेस मूव कर रहा है, हाथ मूव करें, सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये जो इसकी दूसरी डिवीजन है, इसके अंदर भी डेफिनेटली कुछ नर्व्स इंक्लूडेड हैं जो इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंपोज कर रही हैं। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम स्पाइनल एज वेल एज क्रेनियल नर्व्स। तो इनका काम क्या है इन नर्व्स का? दे कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज मुख्तलिफ इनवॉलंटरी इंटरनल ऑर्गन्स के जरिए परफॉर्म हो रही होती हैं, उनको ये डिवीजन कंट्रोल कर रही है। अब इस हवाले से आप देखिए कि नर्व इज अ, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, यहां पर भी, तो अब आप इसको बिल्कुल इजीली आंसर कर सकते हैं। अ नर्व इज अ कंसंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडीज, गलत है। कलेक्शन ऑफ नेकेड न्यूरॉन भी गलत होगा। बंडल ऑफ द डेंड्रॉन्स, ये सिर्फ बंडल ऑफ डेंड्रॉन ही नहीं होता बल्कि बंडल ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट, तो ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा सूटेबल है अबाउट द नर्व। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ ह्यूमन सेरिब्रल नर्व्स, जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया था कि आपने नंबर देखना है, पेयर में है तो फिर पेयर सोचना है, अदरवाइज आपने टोटल नंबर। तो क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स कितनी थी अभी मैंने क्या बताया था? 12 पिक करना चाहिए या 24 या 31 या 62? तो एक्चुअली 24 इज द राइट आंसर। गुड। द नंबर ऑफ ह्यूमन स्पाइनल नर्व इज 62 is the right answer. Good. Gray matter of the central nervous system consists of, gray matter की composition क्या थी? Myelinated neuron fiber या फिर pia matter and arachnoid, और cell bodies and unmyelinated neuron या nerve tracts. So which one is suitable for the gray matter? Cell bodies and unmyelinated. Very good. C should be the correct answer. अच्छा, अब देखो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सोमैटिक और पेरिफेरल। तो जो पेरिफेरल डिवीजन है इसमें आप देखिए कि दोनों में अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें एक डिवीजन है सिंपैथेटिक डिवीजन एंड द अदर इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक। दोनों की कंपोजिशन में फर्क इस तरह से कि द सिंपैथेटिक डिवीजन कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मिडल पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से कुछ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरी जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है उसकी कंपोजिशन कुछ यूं है कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू क्रेनियल नर्व्स, जैसे मिसाल के तौर पर वैगस नर्व, ये क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व, ये इसका हिस्सा है। इसके अलावा फ्यू स्पाइनल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सैक्रल एंड। सैक्रल एंड का मतलब है जो बिल्कुल बॉटम एंड होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसको सैक्रल एंड कहते हैं, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सैक्रल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, तो ये कंपोजिशन के लिहाज से आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स में फर्क मुलाहिजा किया। इन दोनों डिविजन्स का इफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर क्या होगा?
तो एक्चुअली ये जो दोनों डिविजन्स हैं डिफरेंट ओकेजन्स में ये ऑपरेट होती हैं, दोनों डिविजन्स, या डिफरेंट ओकेजन्स में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को ये डिविजन्स कंट्रोल करती हैं। मसलन जो सिंपैथेटिक डिवीजन है, सिंपैथेटिक, इट इज़ एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ एमरजेंसी, और उस वक्त इसका काम ये होगा कि इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। बट ऑन द अदर हैंड द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्ट, और उस वक्त इसका रोल ये होगा कि इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेयर एंड टीयर। जो भी टूट फूट सारा दिन हुई होती है उसकी मेंटेनेंस का काम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के जरिए होगा। तो बॉडी के डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स पर इनका क्या इफेक्ट होगा, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करें कि जैसे प्यूपिल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है सिंपैथेटिक का, तो प्यूपिल डायलेट हो रहा है ड्यूरिंग सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, बट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से सलाइवा की जो सिक्रीशन है इट इज इनहिबिटेड बाय द सिंपैथेटिक, और यहाँ पर आप देखें कि सलाइवा ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको ज़रूर ज़हननशीन करना है, यहाँ पर हर एक के ऊपर एमसीक्यू बनने का चांस है, तो इसको थॉरोली कवर करें। दूसरा, आपको जैसे मैंने अभी कंपोजिशन बताई थी, तो आपको अब यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं ये सिंपैथेटिक डिवीजन को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, इसमें कोई भी क्रेनियल नर्व हरगिज़ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट, इसको भी ज़हननशीन कर लें। अच्छा, तो अब इस हवाले से देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली कंट्रोल बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड ग्लायल सेल, या डेंड्राइट एक्सोन, या रिफ्लेक्स, या न्यूरॉन। तो इससे आसान सवाल और कोई नहीं होना चाहिए, क्या होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन। जब इस तरह का बहुत आसान सवाल आए तो 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें स्टेटमेंट को कि वाकई ये न्यूरॉन के बारे में ही पूछ रहा है जी। स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट्स इन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब एक्टिवेशन होगी, स्टिमुलेशन होगी, तो अभी मैंने जो आपको फंक्शंस कहा था कि याद करने, उस हवाले से देखो कि इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल होगा। सिंपैथेटिक डिवीजन में असल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को परसीव करना है, तो प्यूपिल कंस्ट्रक्ट नहीं होता बल्कि वो डायलेट करता है, सही, ताकि ज़्यादा लाइट आ सके। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, नहीं भाई सिंपैथेटिक डिवीजन में तो फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करना तो ज़्यादा एयर चाहिए, तो ब्रोंकियल ट्यूब्स को कंस्ट्रक्ट नहीं करना, उसको डायलेट करना है। अच्छा, स्लोइंग द हार्ट रेट, हार्ट रेट को भी स्लो नहीं करना होता। सिंपैथेटिक डिवीजन ने बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए हार्ट रेट को वो एक्सेलरेट करवाएगा। और डिक्रीज द पेरिस्टाल्सिस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यस, देखो जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी, फाइट और फ्लाइट के लिए बॉडी प्रिपेयर होगी, तो भूख का एहसास खत्म हो जाएगा क्योंकि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, डाइजेशन अफेक्ट होगा। सो द राइट आंसर मस्ट बी द डी। तो इस तरह से जैसे ये सवाल बना है ना, इस तरह से वो जो अभी आपको मैंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की का इफेक्ट बताया डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, उसको अच्छी तरह से आपने कवर करना है। अच्छा, उसके बाद देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट dilatation of pupil is the role of sympathetic, inhibition of digestive secretion, बिल्कुल ये इसका रोल है, dilatation of bronchi भी रोल है, but the contraction of the urinary bladder की contraction ये sympathetic nervous system का रोल हो सकता है, except चूज करना है, तो dilatation और ये सब रोल होना चाहिए। इनहिबिशन ये भी रोल है, प्यूपिल डायलेटेशन, तो यही आखिरी डी लगता है। लेट्स सी, यस डी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इस तरह से हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को इन 2 लेक्चर्स में थॉरोली कवर कर लिया अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। जो टॉपिक्स उसमें मेंशन थे वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी आपसे शेयर की हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.